हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से लेकर हाजिर हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी 4 और सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको भूतों की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। अगर आपको एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो आप मेरे हॉरर एनिमेशंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये सब मुझे मेरी नानी ने बताया था। एक बार अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर राजस्थान गया था। उस दौरान नानी ने मुझे उनकी माँ के साथ घटी ये सच्ची घटना बताई थी। ये आज से करीब 60-70 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी नानी की उम्र कम थी। वो लोग खेड़ली नाम के गांव में रहा करते थे। नानी ने बताया कि वो लोग तब बहुत गरीब हुआ करते थे, ना ही उनके पास कोई जमीन होती थी। इसीलिए नानी के माता पिता गांव के ही बड़े लोगों के यहाँ काम किया करते थे। तो एक दिन नानी के पिताजी को किसी काम से दूसरे गांव में जाना पड़ा। उस दिन गांव में ही एक शादी थी जिसमें काम करने के लिए नानी वहां गई हुई थी। आपको पता होगा कि शादी में काम करने वाले लोगों को पैसों के साथ साथ कुछ मिठाइयां भी दी जाती हैं। तो नानी को भी वहां से जाते हुए उन लोगों ने बहुत सारी मिठाइयां बांध के दे दी। नानी रात में सुनसान रास्ते से होती हुई वापस घर आ रही थी, लेकिन आते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते में हर थोड़ी देर में कोई जानवर उनके सामने आ जाता। कभी कोई कुत्ता तो कभी कोई बकरा। बार बार उनके सामने आके उनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता। नानी समझ गई कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो डरी नहीं, वो बहुत बहादुर थी। उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा, कौन है तू? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोक रहा है? तो उनके इतना कहते ही वो कुत्ता एक आदमी के रूप में आ गया। उसने नानी से कहा कि तेरे पास जो भी मिठाई है वो सब तू मुझे दे दे। तो नानी बोली, नहीं, ये सब मिठाई मेरे बच्चों के लिए है, मैं तुझे नहीं दूंगी। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दे। नानी की बात सुन के उस आदमी ने गुस्से से बोला, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं एक जिन हूं। मुझे ये सब मिठाई चाहिए, नहीं तो तुझे अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन नानी अपनी बात पर अड़ी रही। बोली, तुझे जो करना है कर ले, मैं मिठाई नहीं दूंगी। रात भर जब नानी की माँ घर वापस नहीं आई तो सुबह नानी के बड़े भाई उनको ढूंढने के लिए वहां गए तो उनको नानी रास्ते में पड़ी हुई मिली। उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके सिर के बाल भी मुंडे हुए थे। जो मिठाई वो साथ लेकर आई थी वो भी वहां नहीं थी। नानी के भाई और पिताजी उनकी माँ की लाश को लेकर घर आए। किसी को नहीं पता था कि नानी को किसने मारा। बस पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोई रात में लोगों को मार रहा है। लोग बात करने लगे कि वो हत्यारा अगर राम दुलारी को मार सकता है तो वो किसी को भी मार सकता है। नानी ने बताया कि उनकी माँ की मौत के कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ एक रात उनके सपने में आई और उनको पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस जिन से बहुत देर तक सामना किया, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो टिक नहीं सकी। वो मुझे मार के मिठाई अपने साथ ले गया, उनकी माँ ने बताया। नानी ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप दूसरी दुनिया में खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि वो दूसरी दुनिया में नहीं है, यही है। वो जिन उन्हें कहीं नहीं जाने देता। उसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा है। वो जो कहता है मुझे वो करना पड़ता है। इतना कह के उनकी माँ चली गई। फिर सुबह उठ के नानी के पिताजी ने बताया कि वो उनके सपने में भी आई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो फिर कभी किसी के सपने में नहीं आई। लेकिन गांव के कई लोग बताते थे कि उन्होंने नानी की आत्मा को
उसी जगह घूमते हुए देखा है जहां उनकी मौत हुई थी। आज इस बात को बीते बहुत साल हो चुके हैं। मेरी नानी राजस्थान के दौसा जिले में रहती हैं। मैंने नानी से पूछा कि क्या उनकी माँ को उस रात वो मिठाई उस जिन को दे देनी चाहिए थी, तो नानी बोली, नहीं, ऐसी किसी दुष्ट शक्ति को कभी कुछ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी मांगे, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। बस तुमको ऐसी चीजों को देख के अनदेखा कर देना चाहिए। उनकी आवाज भी सुनाई दे तो भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा नाम सबीना है। मैं आसाम के नौगांव की रहने वाली हूँ। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो आज से 9 साल पहले मेरे भैया के साथ हुआ था। हमारा गांव नौगांव में ही है, लेकिन मेरी भाभी का घर नौगांव से 57 किलोमीटर दूर तेजपुर सिटी में पड़ता है। उस वक्त भैया भाभी की शादी नहीं हुई थी और उन दिनों भैया भाभी से मिलने के लिए छुप छुप के उनके यहाँ जाया करते थे। उनके यहाँ एक फेमस पार्क पड़ता है जिसको कॉल पार्क के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन अचानक भैया को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने रात 11 बजे ही भाभी से मिलने का मन बनाया और रात में ही उनसे मिलने के लिए निकल गए अपने स्कूटर पर। भैया अकेले थे और टाइम ज्यादा होने की वजह से सड़कें भी बिल्कुल खाली थी। बीच बीच में एक आध कोई कार या बाइक नजर आ रही थी। तो तेजपुर पहुंचने से पहले एक पुल पड़ता है जिसका नाम भूमुरा गुड़ी पुल है। वो पुल बहुत लंबा है और भैया को वो पुल पार करके जाना था। अंधेरा था और पुल भी सुनसान था, कहीं कोई नजर भी नहीं आ रहा था। भैया पुल से होते हुए जाने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सामने थोड़ी दूर पुल के साइड से कोई उनको रोकने के लिए हाथ दे रहा था। भैया को लगा कि शायद कोई इंसान होगा जो उनसे लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दे रहा होगा, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वो जो कुछ भी था उसका सिर नहीं था, यहां तक कि उसके पैर भी हवा में उड़ रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। इतनी रात ऐसी सुनसान जगह पर ये सब देख के भैया बहुत डर गए। उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। बस उन्होंने अपना स्कूटर फुल स्पीड में भगा दिया और वहां से निकलने लगे। लेकिन वो सरकटा भूत अभी भी उनके साथ साथ चल रहा था। वो जितना आगे जाते वो भूत भी उनके साथ हवा में उड़ता हुआ आ जाता। वो बहुत डर गए और जैसे ही वो पुल खत्म हुआ उन्होंने स्कूटर वहीं गिराया और जल्दी से भाग के पास में ही रहने वाले हमारे एक रिश्तेदार के घर की तरफ भागने लगे। उनका घर पुल से थोड़ी ही दूर था। उनके घर पहुंच के उन्होंने उनको सब कुछ बताया। तो वहां रहने वाले कुछ लड़के उस जगह गए और उनका स्कूटर उठा के लाए। उस रात भैया को बहुत तेज बुखार आ गया। 3 दिन तक भैया उन्हीं के घर में रहे। फिर 3 दिन बाद 2 लड़के भैया को स्कूटर पर बिठाकर हमारे घर छोड़ने आए। लेकिन घर आने के बाद भी भैया कई दिनों तक बीमार रहे। उस रात के बाद भैया कभी रात में अकेले सफर नहीं करते। मेरा नाम विप्राजीत है। मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का रहने वाला हूँ। मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ ये मेरे एक दोस्त के साथ आज से 1 साल पहले घटी थी। मेरा ये दोस्त शादी में केटरिंग का काम करता था और रात में देर से ही घर आता था। तो एक रात ऐसे ही वो एक शादी से काम खत्म करके साइकिल से अपने घर लौट रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। जिस रास्ते से वो आ रहा था वहां कुछ खेत और एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता पड़ता था। वो मंगलवार की रात थी। तो रात में जब वो अपनी साइकिल से उस पहाड़ी रास्ते से होता हुआ आ रहा था तो उसको रास्ते के साथ लगे लीची के एक पेड़ से धड़ाम से किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी। वो सुन के वो बहुत डर गया और तेजी से साइकिल चलाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसको बहुत तेज बदबू आने लगी और तभी उसको पीछे से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। उसको पीछे से किसी ने आवाज दी, रुक जा, कहां जा रहा है। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। उसने पीछे मुड़ के भी देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसको फिर से वही आवाज आई, बोला ना, रुक जा।
मुझे भी अपने साथ लेकर चल। उसने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक बहुत ही लंबा साया जिसकी आंखें किसी बल्ब के जैसी जल रही थी, वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वो देख के वो चीखता हुआ वहां से भागने लगा, लेकिन वो शैतान अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। थोड़ी दूर भागने के बाद रास्ते में एक काली माता का मंदिर पड़ता है। वो उस मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर जाने के बाद उसको वो साया तो फिर दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो पूरी रात वहीं मंदिर में ही छुपा रहा। फिर अगली सुबह दिन निकलने के बाद जब लोग वहां आए तो उसने सबको रात की बात बताई। तो कुछ लोग मिलके उसको उसके घर तक छोड़ के आए। ये दूसरी घटना जो मैं बता रहा हूं, ये हमारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ घटी थी। तो कहानी ऐसी है कि ये लड़का एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ एक खेत में पिकनिक मनाने के लिए गया था। वो मकर संक्रांति के पहले वाली रात थी, इसीलिए ठंड के साथ साथ बहुत कोहरा भी था। तो वो सब लोग रात में खेत में पहुंच गए। दूर दूर तक उनके अलावा कोई भी नहीं था। वो लोग चिकन खाते हुए म्यूजिक चला के डांस कर रहे थे, लेकिन तभी उस एरिया की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो वो सब लोग बैठ के बातें करने लगे। इसी बीच मेरे पड़ोस में रहने वाला वो लड़का टॉयलेट करने के लिए थोड़ा साइड में चला गया, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने करीब 10 मीटर दूर किसी इंसान जैसी कोई चीज जिसकी लंबाई कम से कम 11 फीट थी और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट किया हुआ था। वो धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आ रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी था इतना मोटा था कि कोई इंसान हो ही नहीं सकता। उसको देख के वो लड़का जल्दी से अपने दोस्तों के पास गया और उनको उस बारे में बताया। तो वो सब लड़के जल्दी से वहां देखने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनको लगा कि वो उसका वहम होगा, लेकिन वो लोग जैसे ही वापस अपनी जगह पर आए तो देखा कि उनके बर्तन जिनमें चिकन रखा था वो बर्तन वहां नहीं थे। सब लड़के इधर उधर देखने लगे कि उनके बर्तन कौन ले गया। तभी उन सबने देखा कि वो सफेद साड़ी वाली मोटी औरत सामने एक पेड़ के ऊपर बैठ के उनका चिकन खा रही थी। वो देखते ही वो सब अंधाधुंध वहां से भागने लगे, लेकिन वो चीज अभी भी उनके पीछे आ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सब तो अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन वो चीज बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। फिर भी वो बिल्कुल उनके पीछे पीछे थी। फिर भागते भागते वो लोग खेत से बाहर आ गए और तभी वो औरत हवा में ही गायब हो गई। उसके बाद वो सब लड़के मेरे पड़ोस वाले उस लड़के के घर में ही रुक गए। मेरा नाम रोहित चंदेल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी बड़ी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये आज से कई साल पहले की बात है, जब मेरी बहन 19 साल की थी। उन दिनों मेरी बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और रात में देर तक पढ़ाई करती थी। तो एक रात रोज की तरह वो अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसको घर के बाहर से पायल की आवाज आने लगी। उसने उस वक्त टाइम नहीं देखा था, तो उसको लगा कि शायद सुबह हो गई है और आसपास की औरतें मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। लेकिन फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। उसको बहुत हैरानी हुई कि इतनी रात कौन बाहर घूम रहा है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम के लिए चली गई। घर के बगल में ही हमारी गैरेज थी जिसमें हमारी कार खड़ी होती थी। तो जब वो टॉयलेट से वापस आ रही थी तो उसे उस गैरेज में से एक तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के वो बहुत डर गई और जल्दी से अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर लिया। मेरी दूसरी बहन भी उस वक्त उसी कमरे में सो रही थी, तो उसने जल्दी से छोटी बहन को उठाया और उसको वो सब बताने लगी। और उसकी बात सुन के मेरी छोटी बहन भी डर गई। वो दोनों चुपचाप मुंह ढक के लेट गए। कई देर तक वो आवाज नहीं आई। उन दोनों को भी नींद आने लगी थी, लेकिन तभी उनको फिर से वही आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज। जैसे कि कोई पायल पहन के चलते हुए
उनके पास आ रहा हो। मेरी छोटी बहन ने उससे पूछा कि दीदी, आपको भी वो आवाज आ रही है क्या? तो उसने जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वो आवाज बिल्कुल उनके पास से ही आ रही थी और ठीक उनके चेहरे के पास आके रुक गई। वो दोनों डर के मारे पसीना पसीना हो गई, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बाहर नहीं निकाला, बस अंदर ही दुबके रहे और वैसे लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई। फिर अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी बहन हमारे घर के पीछे रहने वाली अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी और उसने उनको भी वो सारी बात बताई। तो वो आंटी बोली कि अच्छा हुआ तुमने उस रात अपना मुंह बाहर नहीं निकाला। तो मेरी बहन ने उनसे उस बारे में और पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब हम तुम्हारी गली में रहते थे तो उनके हस्बैंड किसी एयरलाइंस में काम करते थे। तो एक दिन उनकी सुबह 5 बजे की शिफ्ट थी, तो वो आंटी सुबह 3 बजे उठ गई उनके लिए खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना बनाते हुए उनको घर के बाहर से पायल की आवाज आने लगी। पहले तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो आवाज बहुत ज्यादा हो गई। वो आवाज बिल्कुल उनके दरवाजे के सामने से आ रही थी। तो वो गुस्से में अपने घर से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि कौन रात के 3 बजे मेरे घर के आगे शोर मचा रहा है। आंटी ने बताया कि उन दिनों हम लोग वहां नए नए रहने आए थे, तो पड़ोस में ही रहने वाली एक दूसरी आंटी उनकी आवाज सुन के बाहर आई और बोली कि आप अपना दरवाजा बंद कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना। फिर अगले दिन उन्होंने उस पड़ोस वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले यहाँ एक आदमी रहा करता था। वो शराबी था और रोज अपनी बीवी को, जो कि उन दिनों प्रेग्नेंट थी, उसको मारता था। तो एक दिन उसकी बीवी ने उसको बोला कि अगर तुम ऐसे रोज दारू पी के आओगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। उसकी बात सुन के उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी बहुत पिटाई की, जिससे पेट में उसका बच्चा मर गया। कुछ दिनों बाद उस औरत ने भी सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं वापस आऊंगी, और वैसा ही हुआ। उसकी मौत के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से 1 साल में ही वो छूट के वापस आ गया। लेकिन उस घर में आने के कुछ दिन बाद ही वो पागल हो गया। एक रात आसपास के लोगों को उसके घर से बदबू आ रही थी, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आके देखा तो अंदर उसकी लाश पड़ी थी। उसके गले पे ऐसे निशान बने थे जैसे फांसी पर लटकने से बनते हैं। ये पूरी बात इस इलाके में बहुत फेमस हुई थी। यहां तक कि साल 2004 में मीडिया में भी इसके बारे में खबरें आई थी कि कैसे इस मोहल्ले में रात में सबको पायल की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज को देखने के लिए घर से बाहर निकलता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। मेरी कहानी ऐसी है कि जॉब लगने के बाद से ही मैं अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में किराए के घर में रहती हूँ। जब मैं इस घर में आई तो शुरू के 2 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 महीने के बाद अचानक से उस घर में मुझे बहुत भारीपन महसूस होने लगा। हमेशा ऐसे लगता जैसे उस घर में मेरे अलावा कोई और भी है। वो घर इस तरह से बना है कि दरवाजे पे खड़े होके ही हम अंदर का पूरा घर देख सकते हैं। दोनों कमरे और किचन वहां से साफ दिखाई देता है। किचन में हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वहां सिलेंडर के पास नीचे फर्श पर कोई बैठा हुआ है। बाथरूम के एक कोने में भी मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता, लेकिन मैं वो सब कुछ नजरअंदाज कर देती। कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगा कि रात में टॉयलेट की लाइट बंद करके सोने के बाद जब मैं सुबह उठ के देखती तो मुझे टॉयलेट की लाइट जलती हुई दिखाई देती। मुझे लगता कि शायद मैं ही लाइट बंद करना भूल गई होंगी, लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास कोई छोटे से कद की परछाई खड़ी है, लेकिन मैंने उसको अपना वहम समझ के टाल दिया। फिर एक दिन
जब मैं सुबह उठी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पर 3 लाल निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने मेरे हाथ पर नाखून से खरोंचा हो। तो अगली रात मैं उस घर में सोई नहीं, बल्कि अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सोने चली गई। वहां मेरे हाथ पे ऐसा कोई खरोंच का निशान नहीं बना, लेकिन उसके बाद अपने घर में वापस आते ही सुबह फिर से मेरे हाथ पे वैसा ही निशान था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात 1 बजे के करीब मैं अपना कुछ काम कर रही थी। काम करने के बाद मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी तो मुझे बाथरूम से नल चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने जाके नल बंद कर दिया और जैसे ही पलटी, किसी ने बाथरूम के लोहे के दरवाजे पर बहुत जोर से लात मारी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई। किसी तरह हिम्मत करके मैं फिर से सोने के लिए गई, लेकिन लेटने के कुछ ही देर बाद मुझे अपने पास से किसी के चलने की कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने पैरों को घसीट के चल रहा हो। उस वक्त मेरा चेहरा दीवार की तरफ था। आवाज सुन के मैं जैसे ही पलटी तो मुझे वही छोटी सी परछाई फिर से दिखाई दी। मैं डर के मारे रोने लगी। अब मैं उस घर में नहीं रुक सकती थी। मैंने उसी वक्त जल्दी से अपने एक भैया को फोन किया और उनको वो सारी बात बताई, तो वो मुझे लेने के लिए आ गए। हम लोग उस घर से बाहर निकले ही थे कि सामने गली के कुत्तों ने जोर जोर से हम पे भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे उस घर से दूर जाते ही वो सब कुत्ते शांत हो गए। उसके बाद मैं कई दिनों तक उस घर में सोई ही नहीं। सोती भी तो तभी जब मैं अकेली नहीं होती थी। मैंने उस घर के मकान मालिक को वो सारी बात बता दी, तो वो एक बाबा को लेके वहां आ गया। उस बाबा ने वहां आके कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर बताया कि उस घर में मटिया है जो मुझे परेशान कर रहा है। हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई छोटा बच्चा जब अकाल मौत मरता है तो वो मटिया बन जाता है। फिर उस बाबा ने मुझे एक तावीज दिया। जिस वक्त वो कमरे में मंत्र जाप कर रहे थे, उस वक्त मेरा भाई ऊपर छत पे खड़ा था। उसने बताया कि वहां खड़े उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पे पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन सिर्फ आवाजें आ रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब उस कमरे में सोने नहीं जाती, लेकिन मेरा सारा सामान अभी भी उसी घर में रखा हुआ है। लेकिन अब मैं उस घर में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूं। मेरा नाम आदर्श सिंह है। मैं यूपी के जौनपुर का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं, ये आज से 10 साल पहले की है। तो कहानी ऐसी है कि हमारे परिवार में एक मनोज चाचा हुआ करते थे, जो कि काम के लिए मुंबई में रहते थे। लेकिन एक दिन पता चला कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अपने साथ रहने वाले दूसरे लोगों को वो अचानक से गालियां देने लगे। तो उनके घर के कुछ लोग मिलके उनको मुंबई से उनके गांव ले आए, लेकिन अपने घर पे आने के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई। उनको बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, BHU में भी दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। वो सबको गालियां देते रहते थे, लेकिन बुजुर्गों से वो हमेशा अच्छे से बात करते थे। सबको समझ आ गया था कि इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया आ गया है। तो एक दिन मेरी दादी उनसे पूछने लगी कि आप कौन हो और इसके ऊपर क्यों आए हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस हंसता रहा। वो लोग बहुत से बाबाओं और पंडितों को भी घर पे लेके आए, लेकिन वो सबको पीट के भगा देते। उनके बड़े भाई का मानना था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनको हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहिए। एक दिन ये बात उन्होंने मनोज चाचा के सामने ही बोल दी, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि एक बार तुझे पटका था तो तू बच गया, इस बार पटकूंगा तो नहीं बच पाएगा। वो सुन के उनके बड़े भाई डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद उनकी मम्मी और दादी उनके पास गई और बोली कि बेटा तुम उसको छोड़ दो, हम तुमको भगवान की तरह पूजेंगे। तो वो बोला कि तुम मुझे क्या पूजोगे, पहले अपने गांव के भगवान को तो पूज लो। फिर कुछ दिन बाद वो लोग एक बहुत बड़े बाबा को लेकर उनके पास आए, तो उन्होंने मंत्रों की मदद से और बहुत मिन्नत करके उस आत्मा को मनोज चाचा के शरीर से निकालने के लिए मना लिया। उस आत्मा ने बताया
कि वो मुंबई में रहता था और एक बार कुछ पैसे लेकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में 4 लोगों ने मिलकर उसके पैसे लूटने के चक्कर में उसे चाकू से मार डाला। उसने बताया कि उसने उन 4 में से 3 को मार दिया है और चौथे को ढूंढ रहा है। उसने बताया कि ये लड़का मनोज रोज उसी जगह आता था, तो एक दिन मैंने इसे पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं इसके शरीर को तभी छोड़ूंगा जब तुम लोग मुझे मुंबई की टिकट करवा के दोगे। उसके बाद उन बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक लाल कपड़े में कुछ बांध के दिया और बोला कि टिकट खरीद के इस कपड़े के साथ रख लेना। घर वालों ने वैसा ही किया और उसके बाद मनोज चाचा बिल्कुल ठीक हो गए। मेरा नाम विशाल वरुण दत्ता है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत साल पहले की बात है। हमारा घर आसाम के डिगबोई नाम के शहर में है। हमारे यहाँ एसमीस में एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है जिसको बिहू बोला जाता है। एसमीस कल्चर में बिहू का बहुत महत्व होता है। ये जनवरी के महीने में आता है। इसमें सब लोग रात में दूसरों के घर से सब्जी, मुर्गा, बांस, लकड़ी वगैरह चोरी करने जाते हैं। ये एसमीस कल्चर का हिस्सा है और सबको इसके बारे में पता होता है, इसीलिए कोई बुरा भी नहीं मानता। लोग रात रात भर बैठ के अपने घर की रखवाली करते हैं। तो एक बार मैं भी अपने घर में बैठ के घर की रखवाली कर रहा था। मैं तब 8-9 साल का ही था। मैंने अपने घर वालों से जिद की कि आज रात मैं ही घर की रखवाली करूंगा। तो माँ और बाबा भी मेरी जिद के आगे हार के अंदर सोने के लिए चले गए। मैं बाहर वेरांडे में ही आग जला के बैठा था। हमारे घर में काम करने वाला लड़का भी मेरे साथ ही बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए चला गया। 12 बज चुके थे। कड़कती ठंड में मैं अकेला बाहर वेरांडे में बैठा हुआ था। आग भी बुझ चुकी थी। साथ ही बता दूं कि हमारे घर के ठीक बगल में एक तालाब भी हुआ करता था। तो वहां बैठा चांद की हल्की हल्की रोशनी में मैं उस तालाब की तरफ ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक इंसान जो कि बहुत ही लंबा था और दोनों हाथों में बाल्टियां लिए हुए था, वो उस तालाब की तरफ जा रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे पास एक 4 बैटरी वाली टॉर्च हुआ करती थी, तो मैंने सोचा कि उस पर टॉर्च मार के देखता हूँ कि ये है कौन। मैं जल्दी से टॉर्च उठा के ले आया, लेकिन टॉर्च जली ही नहीं। मैं उसको दूर से तालाब से पानी भरता हुआ साफ देख पा रहा था। कुछ देर बाद टॉर्च जल गई, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। मैंने तालाब में लाइट मारी तो देखा कि तालाब का पानी जोर जोर से हिल रहा था। मैं वो देख के बहुत डर गया और जल्दी से अंदर आके सो गया। अगले दिन ये बात मैंने घर के सब लोगों को बताई तो मेरी दादी ने बताया कि वो कोई भूत नहीं था, उसे हमारी भाषा में डंगोरिया बोलते हैं और वो घरों की रखवाली करने के लिए आता है। दादी ने बताया कि उसको देखना बहुत शुभ होता है और हर कोई उसको देख नहीं पाता। मेरा नाम गौरव है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपने पापा के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये 2016 की बात है। उस रात पापा अपने एक दोस्त के साथ एक पार्टी में गए हुए थे। फिर रात में 2 बजे के करीब पार्टी से फ्री होने के बाद पापा अकेले ही पैदल पैदल घर आने लगे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कहीं कोई नजर भी नहीं आ रहा था। पापा रास्ते से आ ही रहे थे कि उनको किसी ने आवाज दी। पापा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से चलने लगे, लेकिन तभी उनको फिर से वो आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज साथ वाले एक घर में से आ रही थी। पापा उस घर के पास चले गए और देखने लगे कि कौन उनको आवाज दे रहा है। पापा ने आवाज लगा के पूछा, कौन है, क्यों आवाज दे रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन पापा ने नोटिस किया कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। पापा को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात किसने अपने घर का दरवाजा खोला हुआ है। तो पापा आवाज देते हुए
उस घर के अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा कि एक बहुत ही लंबा सा कोई आदमी अंदर खड़ा था और उसने अपने हाथ में एक सिर पकड़ा हुआ था। पापा को देख के वो आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा। पापा भी उसको देख के डर के मारे वहां से भागने लगे। वो आदमी पापा के पीछे तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाजें अभी भी पापा को सुनाई दे रही थी। भागते भागते पापा किसी तरह घर पहुंचे और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद से पापा उस गली की तरफ फिर कभी नहीं गए। मैं झारखंड का रहने वाला हूं। मेरा एक दोस्त है अभिषेक, जो अभी कुछ दिन पहले अपने एक दूसरे दोस्त के अपार्टमेंट में एक रात के लिए रुकने गया था। उस रात उसके दोस्त के घर वाले कहीं गए हुए थे, तो उसने अभिषेक को वहां बुला लिया था रात में उसे कंपनी देने के लिए। लेकिन रात में जब वो लोग वहां सो रहे थे तो अचानक से अभिषेक की आंख खुल गई। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी फिर से आंख खुल गई। उसने देखा कि एक काला साया अचानक से उसके पास आया और उसका गला दबाने लगा। तो वो चिल्लाने लगा और अपने दोस्त को उठा दिया और उसको उस साये के बारे में बताया। तो उसके दोस्त ने बताया कि उसको उस साये के बारे में पता है। उसको पता है कि उनके घर में कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन वो साया उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसकी बात सुन के अभिषेक बहुत डर गया। फिर वो लोग सिगरेट पीने लगे, लेकिन तभी वो साया फिर से उनके पास आ गया। तो उसका दोस्त चिल्ला के बोला कि तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? अगर तुमको सिगरेट पीनी है तो हमारे साथ बैठ जाओ। लेकिन फिर वो साया वहां से गायब हो गया। अगले दिन उसके घर वाले जब वापस आए तो उनको भी वो सारी बात पता चली और आजकल वो लोग अपने घर में पूजा करवा रहे हैं।